समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। आजकल युवाओं के लिए कई सारे करियर ऑप्शन मौजूद हैं। चाहे स्टूडेंट्स किसी भी स्ट्रीम से हों, सभी के लिए हर फील्ड में बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं। इसी तरह अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें तो आजकल फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। एक फिजियोथेरेपिस्ट यानी शारीरिक चिकित्सक का काम मरीजों को शारीरिक एक्सरसाइज करवाना है। इसमें मशीनों के ज़रिए से एक्सरसाइज करवाना होता है। फिजियोथेरेपिस्ट कैंडिडेट हॉस्पिटल या फिर स्पोर्ट्स विभाग में भी काम कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं शुभारती टीवी पर हमारा खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से हर बार करियर को नई उड़ान देने वाले प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं फिजियोथेरेपी में अपना करियर कैसे बनाएं। इसके बारे में हम डिटेल्स में हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमान डॉक्टर गौरव निगम, जो कि एक फेमस एमडी इन पेडियाट्रिक हैं। आपका इस क्षेत्र में लगभग 15 सालों का एक्सपीरियंस है। आप फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डॉक्टर डैड, चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर अर्ली चाइल्डहुड रिसर्च एंड फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंसिया प्ले स्कूल हैं। आप बहुत सारी जानी मानी बुक्स के ऑथर हैं। आपकी एनजीओ है जो आई केयर को अंडर प्रिविलेज्ड किड्स की वेलफेयर के लिए काम करती है। आप एक एंथुजियास्टिक मैराथन रनर हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल एंड फिटनेस ऑन प्रमोट करते हैं। तथा हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर प्रिया माथुर जी एक रिनॉन्ड एजुकेशनिस्ट, राइटर, पोएट, सोशल एक्टिविस्ट हैं और डायरेक्टर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल हैं। आपने पेरेंटिंग एंड चाइल्ड अपब्रिंगिंग जैसी बुक में को ऑथर के रूप में काम किया। साथ ही साथ उम्मीदों का कारवा और आई केयर नोबेल एनजीओज के साथ मिलकर स्ट्रीट चिल्ड्रन और होमलेस सीनियर सिटीजन के लिए काम करती आ रही हैं। आप एनजीओ सेव आवर रिवर्स की दिल्ली एनसीआर की हेड हैं और आपने बिना रुके बिना थके इस कार्य को करने का हौसला दिखाया। पेरेंटिंग एंड चाइल्ड नर्चरिंग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर समाज को प्रकाश में करती आई हैं। आपको समाज के अलग अलग क्षेत्रों, खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों संस्थाओं द्वारा अवॉर्डेड किया गया। आप समाज के उत्थान में होने वाले कार्यों में अग्रणी योगदान देती हैं। तो अब हम एक एक करके अपने पैनलिस्ट से करियर इन फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में परिचर्चा करेंगे। इसी के साथ अब मैं अपने पैनलिस्ट से आग्रह करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में करियर कैसे बनाएं, इसके बारे में डिटेल्स में बताएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस प्रोग्राम से जुड़ने का मौका दिया। जैसे कि हम जानते हैं, भारत के करोड़ों स्टूडेंट पढ़ाई पूरी करने के बाद भी करियर को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट को भी अगर उसे सही गाइडेंस नहीं मिलती तो वो दर दर भटकता पड़ता है। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए आज का टॉपिक कि फिजियोथेरेपिस्ट हम कैसे बने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट आखिर बनते कैसे हैं। इसके लिए स्टूडेंट को सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसे 12th से साइंस करनी चाहिए। उसके बाद एक रिकॉग्नाइज विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ऑपरेशन फिजियोथेरेपी में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। वहीं सीनियर फिजियोथेरेपी के लिए संबंधित स्पेशलाइजेशन में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ अगर स्टूडेंट के पास एक प्रेस्टिजियस अस्पताल से फिजियोथेरेपी में कोई ट्रेनिंग है तो ये और भी अच्छी बात है। फिजियोथेरेपी एसोसिएशन से पंजीकरण होना अनिवार्य है। तो आखिर एज क्या होनी चाहिए? कैंडिडेट की एज 21 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। हालांकि कुछ संस्थानों में अगर पूर्व कार्य अनुभव के साथ कैंडिडेट जाता है तो उसकी सीमा 30 वर्ष तक की भी होती है। रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ छूटें हैं जो आपको उनके पोर्टल पे जाके पता चल सकती हैं। अगर हम पे स्केल की बात करें तो फिजियोथेरेपी के पद पर 7th कमीशन के अकॉर्डिंग
लेवल 6 के अनुरूप से 35,400 से लेके 1,12,400 सैलरी दी जाती है। फिजियोथेरेपी का पद केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभागों के तहत चलाए जा रहे अस्पताल जैसे कि एम्स, ISI, मेडिकल शिक्षा संस्थानों, रक्षा मंत्रालय के अधीन अस्पतालों, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे NPCIL, भारतीय खेल विकास प्राधिकरण आदि में होता है। कभी वैकेंसी के बारे में भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से प्रकाशित होने वाले रोजगार समाचार, दैनिक समाचार पत्रों एवं सरकारी नौकरी की जानकारी देने वाले पोर्टल्स या उनकी ऐप्स में आप ज़रूर अपडेट्स देखें। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बने के बारे में डिटेल्स में बताया। अब मैं हमारे चैनल पर आए हुए दूसरे पैनलिस्ट से आग्रह करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में और विस्तृत से जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद जी। जैसे कि हमारे साथी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे से दर्शकों को बताया कि वो फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बने, अब मैं बताना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी मेडिकल क्षेत्र की एक शाखा है। फिजियोथेरेपिस्ट मुख्य रूप से शरीर के बाहरी भागों का इलाज करता है, जैसे शरीर में लगी चोट, हड्डियों की चोट और दर्द का इलाज करता है। फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में भारत या विदेश में काम करने के लिए करियर ऑप्शंस की भरमार है। फिजियोथेरेपी किसी भी गेम या स्पोर्ट्स की तरह है। देश शुरू करने वालों की तुलना में जल्दी शुरुआत के फायदे हैं, इसलिए यदि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम करना चाहते हैं तो जल्दी शुरू करना फ़ायदेमंद ही रहेगा। अगर नौकरी के विकल्प की बात करूं तो फिजियोथेरेपी में नौकरी के विकल्प काफ़ी सुनहरे हैं। फिजियोथेरेपी डॉक्टर के वर्तमान समय से ज़्यादा मांग है। हर अस्पताल में इसके लिए एक अलग से विभाग होता है और आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। आप सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी पा सकते हैं। वर्ष 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10,000 नागरिकों पर एक फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। WHO ने यह भी कहा है कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत को 95,000 फिजियोथेरेपिस्ट की आपूर्ति करने की आवश्यकता है। तो फिजियोथेरेपी में करियर बनाने के लिए ये सही समय है। बहुत से कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल होता है कि इस क्षेत्र में कोर्स करने के बाद कितना कमा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का वेतन कम नहीं होता। एक्सपीरियंस के आधार पर 20,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह तक हो सकता है। तो इसमें आपका करियर के स्कोप्स बहुत अच्छे हैं, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, एंड यू कैन अर्न रियली वेल इन दिस प्रोफेशन। धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को फिजियोथेरेपिस्ट में करियर कैसे बनाए इसके बारे में डिटेल्स में बताया। अब बारी है हमारे कॉलर की जो फ़ोन लाइन के माध्यम से हमारे पैनलिस्ट से फिजियोथेरेपिस्ट में करियर कैसे बनाएं इसके बारे में पूछना चाहते हैं और हमारे पैनलिस्ट उनके प्रश्नों का जवाब देकर उनकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। इसी के साथ फ़ोन लाइन पर हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम मीनू है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए मुख्य संस्थान कौन कौन से हैं? जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, तो भारत में सर्वश्रेष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट कॉलेजेस कुछ इस तरह हैं। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज चंडीगढ़, ये बेहतरीन कॉलेज है इस चीज़ के लिए। SDM कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, ये कर्नाटका में है। सेंट जॉन कॉलेज जो कि कर्नाटका बेंगलोर में है। बिट्स इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी गुजरात। हेमावती नंदन भाउगुना उत्तराखंड में है। ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है और हालांकि ज़्यादा पुराना भी नहीं है। जामिया हमदर्द जो कि हमारी राजधानी नई दिल्ली में है और दयानंद सागर कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जो कि कर्नाटका में है। मैसूर में एक कॉलेज है JSS कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी और DY पाटिल यूनिवर्सिटी जो कि पुणे में। इसी के साथ चेन्नई में एक कॉलेज है श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भी एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है फिजियोथेरेपी करने के लिए। इसके साथ साथ हमारी कंट्री में बहुत कॉलेजेस और हैं। अगर आपको इनमें से किसी में एडमिशन नहीं मिलता है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सारे ही कॉलेजेस अच्छे हैं। जब आप इन कॉलेज में जाएं तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से कोर्स करें, तो बहुत ऑब्वियस बात है कि आप आगे जाके बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट भी बन पाएंगे, बहुत अच्छी जॉब भी
एक्वायर कर पाएंगे और अपने करियर में बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे पैनलिस्ट के जवाब से संतुष्ट होंगे। इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं। कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और मैं हरियाणा झज्जर से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स करने में कितना समय लगता है तथा फ़ी कितनी लगती है? देखिए सचिन, किसी भी कोर्स को करने से पहले जानकारी लेना आवश्यक है। तो आपको बता दूं कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसमें अनिवार्य है कि 6 महीने की क्लिनिकल इंटर्नशिप हो और इसमें बीमारी और विकलांगता को रोकने के लिए प्रशिक्षित शारीरिक गतिविधि का विज्ञान भी शामिल है। एवरेज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की फीस 60,000 रुपये से लगभग 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष तक होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। मैं आशा करती हूँ कि हमारे पैनलिस्ट ने जो भी आपको उत्तर दिया है उससे आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम संजय है और मैं रेवाड़ी हरियाणा से बोल रहा हूँ। सर, मेरा प्रश्न यह है कि फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए सबसे अच्छा कोर्स कौन सा होता है? संजय जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं कि BPT यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी सबसे प्रेस्टिजियस कोर्स है, एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और एक बहुत ही एंट्री करने के लिए इम्पॉर्टेंट कोर्स है। BPT या बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एक ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो चिकित्सीय तकनीकों के माध्यम से शारीरिक स्थितियों के इलाज पर केंद्रित है। साथ ही आप फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है और इसके बाद आप किसी भी नर्सिंग होम, फिटनेस सेंटर, अस्पताल, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। सरकारी सेवा में भी आप काम कर सकते हैं। संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करती हूँ कि आपके साथ देख रहे सभी दर्शकों को अपने सवालों का जवाब हमारे पैनलिस्ट से मिल गया होगा। इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं। कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और मैं भिवानी हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि BPT के बाद कौन सा कोर्स सबसे अच्छा है? जैसे कि मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी इन बायोमैकेनिक्स, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी इन कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी इन कार्डियो रेस्पिरेटरी। इनफैक्ट और भी बहुत सारे हैं और जितना हम देखते जा रहे हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती जा रही है, तो बैचलर के बाद मास्टर्स करना ऑलमोस्ट अब कंपलसरी सा ही हो गया है। तो कार्डियोथोरैसिक फिजियोथेरेपी जो अक्सर चेस्ट से रिलेटेड रहती है, कार्डियोवैस्कुलर और पल्मोनरी स्पेशलिटी में भी हम मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं जो कि हार्ट और लंग्स का पार्ट को इन्वॉल्व करता है। कम्युनिटी फिजियोथेरेपी के जो प्रोग्राम्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन पार्ट्स ऑफ इंडिया में जहाँ पे अक्सर टर्शरी लेवल केयर नहीं पहुँच पाती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी इन हैंड पोजीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मस्कुलर स्केलेटल मास्टर्स फिजियोथेरेपी भी होती है। और न्यूरो फिजियोथेरेपी जो कि स्ट्रोक के पेशेंट्स हम देखते हैं या फिर ओल्ड एज में जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं उनके लिए स्पेशलिटी है कि न्यूरो फिजियोथेरेपी। न्यूरोलॉजी भी उसी तरीके से एक मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी की ब्रांच है। ऑर्थो फिजियोथेरेपी अक्सर ऑर्थोपेडिशियंस के साथ मिलके काम करते हैं और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी और पीडियाट्रिक्स फिजियोथेरेपी जो अपने आप में ही बहुत ही बेहतरीन ब्रांचेस हैं। इसके अलावा भी बहुत और ऑप्शंस होती हैं फिजियोथेरेपी में मास्टर्स करने की, स्पेशली जो इतने सारे कॉलेजेस हैं कई बारी उनमें कुछ अलग ही टाइप की डिग्रीज भी मिलती हैं। तो आप एक्चुअली में इनकी इंटरनेट साइट पे जाके आप और अच्छे से इसको चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कॉलेज क्या क्या दे रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काजल। मैं आशा करती हूँ कि हमारे पैनलिस्ट के जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पैनलिस्ट का। आपने हमारे दर्शकों को फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में अपना करियर कैसे बनाए इसके बारे में डिटेल्स में बताया। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है।
उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जैसे कि लगातार हम मेडिकल से रिलेटेड फील्ड को लेकर आ रहे हैं, फील्ड के बारे में स्टूडेंट से जान रहे हैं और हमारे दर्शकों को प्रोग्राम के माध्यम से बता रहे हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में। तो आज यहाँ जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में, उनसे हम जानेंगे फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में आपकी क्या राय है? फिजियोथेरेपिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक वो सिर्फ जैसे किसी के ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह सबको घुटने की प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, वो सिर्फ उसके लिए नहीं होता। लाइक किसी की सर्जरी हुई है, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे पापा की लिगामेंट की सर्जरी हुई थी, तो उसके बाद रिकवर करने में फिजियोथेरेपी लगती है, क्योंकि डायरेक्ट आप अपने लेग को मूव नहीं कर पाते। तो फिजियोथेरेपी में कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, लाइक ईजी टू हार्ड लेके जाते हैं वो, फिर वो उसको अच्छा करते हैं। लाइक वो अब मेरे पापा चल सकते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो रखी है फिजियोथेरेपी से। जैसे रिकवर करने के लिए काफ़ी तरीके होते हैं, तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें? मतलब लाइक हम मूवमेंट्स करते हैं, डेली मूवमेंट्स करते हैं, बट फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो पेशेंट की कंडीशन देखते हैं कि लाइक क्या कंडीशन है, कैसे उसकी मूवमेंट को ठीक करना है। लाइक वो इजी स्टेप से डिफ़िकल्ट स्टेप तक लेकर जाते हैं कि पहले लाइक अगर किसी को लेग में लगी हो तो पहले उसको मूवमेंट देखेगी कि लाइक नॉर्मल मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही है नहीं हो रही, देन उसके बाद वो उठ पा रहे नहीं उठ पा रहा, देन वॉक कर पा रहे नहीं कर पा रहा, फिर उसके बाद वो रनिंग पे लाए गए। तो वो इजी से हार्ड मूवमेंट्स पे लाते हैं कंडीशंस देखकर। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट लाइक तभी मतलब उनकी स्पेशलिटी इसी चीज़ में है कि वो मूवमेंट्स में पूरा स्पेशलिटी करते हैं कि कैसे ट्रीट करना है। एज अ करियर आप इस फिजियोथेरेपिस्ट को कैसे देखते हैं? एज अ करियर ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज लाइक एज हम सोशली देखेंगे तो बहुत लोगों को पेन होता है, इवन ग्रैंड पेरेंट्स को ही नहीं। लाइक अगर हम बच्चे हैं और हम बैठे रहते हैं बहुत देर तक लैपटॉप स्क्रीन्स के आगे, तो हमारे बैकबोन में दर्द हो जाता है, शोल्डर्स में दर्द हो जाता है, या फिर ओबेसिटी की वजह से हमारे पैरों में दर्द हो जाता है, ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते, या फिर बहुत देर तक लाइक हम बैठे रहते हैं। और मतलब जब सुबह सुबह लाइक उठते हैं एकदम से, तो ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी अभी भी पूरी थकी हुई है। तो मतलब उसके बारे में हमें स्टडी करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक हमारी बोन्स के साथ क्या हमें स्टडी करनी चाहिए कि कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे हेल्दी रहे। जैसे कि बात करें दवाइयों की, तो दवाइयाँ जो हैं हम डॉक्टर के दिए गए अनुसार ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो फिजियोथेरेपी है वो हम किस चीज़ में वो काम आती है और वो क्यों ज़रूरी है? फिजियोथेरेपी ज़रूरी है क्योंकि जैसे सबने बताया एक मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो अगर हमें एक बॉडी को चलाना है, वो दवाइयाँ कम असर करती हैं जितना मूवमेंट करे, तो इसलिए जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा होगा। तो फिजियोथेरेपी इसी चीज़ में हेल्प करती है। वो स्टार्टिंग से हल्का हल्का से स्टार्ट करके आपकी बॉडी को एक अच्छा मतलब एक अच्छे मूवमेंट्स दे देती है। आप इजीली उसमें काम कर पाते हो, आप जो आप पहले काम नहीं कर पाते थे, आप पैर नहीं चला पाते थे, हाथ ऊपर नहीं कर पाते थे, वो सब चीज़ों के लिए वो हेल्प करती है। जैसे कि जो इस प्रोग्राम के माध्यम से ये प्रोग्राम देख रहे हैं और इस फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए आप बताइए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स उनको लेने चाहिए और किस सब्जेक्ट में उनको रुचि रखनी चाहिए इस फील्ड के लिए? या फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली मेडिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायो लेनी चाहिए विद साइंस। उसके बाद बायो में भी फर्दर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, सब सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर, जिसमें कि एक हमारा मसल्स का आता है टॉपिक, तो उस टॉपिक में इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि हम अपने बोन्स के बारे में, अपने लिगामेंट्स के बारे में, अपने जॉइंट्स के बारे में, उन सब के बारे में जान सकें, और उससे ही फर्दर आगे चल के हम और डीपर स्टडी करके एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन सकें। जैसे कि स्ट्रीम की बात की, आप आगे आके बताइए कि स्ट्रीम की बात जैसे कि हमने इनसे जानी, आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से स्ट्रीम तो हमें मेडिकल साइंस लेनी चाहिए बायो के साथ, जिसमें हमें बोन्स की, मसल्स की, नर्व्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और इसके साथ साथ हमें शायद फिज़िकल एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो फिज़िकल एजुकेशन है वो भी बॉडी मोबिलिटी पे फोकस करता है, जैसे कि डिफरेंट योगा पोजेस, डिफरेंट तरीके की जो थेरेपीज़ होती हैं उसमें उसकी बात करी जाती है। तो मेडिकल साइंस के साथ साथ फिज़िकल एजुकेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं हमें भी पता होना चाहिए कि वो चीज़ की मोबिलिटी कैसे होती है। ये कितना बेटर ऑप्शन है ये फील्ड चूज़ करना?
एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलती है उनके जॉइंट्स के पेन को रिकवरी करने में। इससे मतलब जो भी हमारे जोड़ों में दर्द होता है उससे हमें रिलीफ मिल जाता है और हम मतलब जो काम पहले नहीं कर सकते वो हम कर पाते हैं, हम अपने बॉडी मूवमेंट्स कर पाते हैं इजीली। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं? डेफ़िनेटली जब आप कोई डॉक्टरी की लाइन में जाते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप ही बढ़ जाती हैं क्योंकि इंडिया में वैसे ही डॉक्टर्स की थोड़ी लैक है। एंड फिज़ियोथेरेपी वैसे भी आज एक बढ़ता हुआ डॉक्टर की एक डिग्री होती है या फिर MBBS में पार्ट होता है क्योंकि आजकल के हमारे डेली के रूटीन के हिसाब से लोगों को फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और एट अ वेरी यंग एज ड्यू टू देयर अनहेल्दी फूड ईटिंग्स और वो जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए फिज़ियोथेरेपी का जॉब अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी वास्ट। जैसे कि हमने अभी फिज़ियोथेरेपी की जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की, तो इसमें आप क्या कहना चाहती हैं? जॉब्स तो हमें बहुत सारी मिल जाती है, मतलब अगर हम डॉक्टरी की लाइन में जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती है। मतलब हमें होता है कि हॉस्पिटल में काम कर सकता है या फिर अपना खुद का क्लिनिक खोल सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। बस ये होना चाहिए कि लाइक एक्सपीरियंस होना चाहिए हमें, मतलब गाइडेंस होनी चाहिए अच्छी सीनियर से और एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी फिर वो हमारी कंसिस्टेंसी और नॉलेज पे डिपेंड करता है कि हम किसी भी जॉब में चले जाए, मतलब अर्निंग हमारी उसी पे डिपेंड करेगी कि हमें कितनी नॉलेज और एक्सपीरियंस है उस चीज़। जैसे कि आपने अर्निंग की बात करी है, तो अर्निंग में आप किस सेक्टर पे ज़्यादा बिलीव करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर? मैं बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर में बिलीव करूँगी क्योंकि गवर्नमेंट में ये होता है कि लाइक फैसिलिटी अच्छी होती है और मतलब हम लाइक ऐसे सर्विस भी दे सकते हैं उन्हें लोगों को, मतलब जैसे संडे को अगर वो कुछ मतलब ऐसे हॉस्पिटल्स या तो हॉस्पिटल्स खोल रखे हो उन्होंने ऐसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट में, जहाँ पे जो मतलब पैसे नहीं दे सकते उनके लिए, या फिर हम हर संडे को ऐसी फ्री में इलाज कर सकते हैं लोगों का, मतलब उससे भी हमें बहुत सारी विशेस मिलती है, दुआएं मिलती है और फैसिलिटी अच्छी होती है, वहाँ पे अर्निंग भी अच्छी होती है। और अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो ऑफ कोर्स वहाँ के टीचर्स और प्रोफेसर बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो रही बात गाइडेंस की, आपने गाइडेंस के बारे में कहा, तो किस तरीके की गाइडेंस आपको किन से मिल रही है? मतलब अभी तो लाइक मैं बच्ची हूँ तो गाइडेंस के लिए लाइक बायो टीचर है और घर में जैसे मैं बायो की मैम है तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि मैम अगर हमें ऐसे बनना हो या फिर क्या करना हो, तो लाइक हमारे स्कूल से भी मतलब कुछ एलुमनाई होते हैं या फिर कुछ बच्चे अगर इस फील्ड में गए होते हैं तो वो उनसे लाइक हमें कांटेक्ट करवा देती है। और अगर घर में बोलूँ तो घर में लाइक बाकी सिचुएशंस देखकर या अगर मुझे स्टडी करने का कि मतलब ऐसा क्यों है या ऐसा ट्रीट कैसे हो, तो उसके लिए तो हमारे पास गूगल ही है। बाकी यूट्यूब है, यूट्यूब में भी अगर मतलब सर्च कर सकते हैं कि ऐसे कैसे बन सकते हैं, क्या हो रहा है। बाकी यूट्यूब काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि किस सेक्टर में उनको जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? आई थिंक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर डजंट मैटर। अगर आपका पैशन डॉक्टरी या फिजियोथेरेपी करना है तो आप तो कहीं पे भी कर लेंगे। अगर फैसिलिटीज़ देखें तो मोस्ट ऑफ द लोग गवर्नमेंट सेक्टर जाना पसंद करते हैं, बट आई थिंक एक स्टूडेंट के हिसाब से तो उसका एम सिर्फ थेरेपिस्ट बनना है, तो उसको ही मैटर नहीं करना चाहिए कि वो पब्लिक सेक्टर में जाए प्राइवेट सेक्टर में। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इससे रिलेटेड, यही फील्ड क्यों चूज़ किया? क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे जो हमारे आस पड़ोस में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी जो जोड़ों में दर्द रहता है और वो ठीक से चल भी नहीं पाते, ना सीढ़ियाँ चढ़ पाते ना सीढ़ियाँ उतर पाते हैं, तो उनको देखते हुए मैंने सोचा कि मतलब रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है फिजियोथेरेपिस्ट की और कम भी है इंडिया में। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बन जाऊँगा तो एक मतलब बंदा और हो जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट और उनकी मतलब एटलीस्ट जो क्या कहते एटलीस्ट मतलब कम रेट में उनका इलाज कर देगा। और मैं लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं बने, मतलब आगे तक आके पीछे मत हटे और जो लोग नीड में उनकी हेल्प करे। कोर्सेज़ की बात करी जाए तो आफ्टर 12th क्या क्या कोर्सेज़ करने चाहिए? बहुत सारे हैं। पहले तो ऑफकोर्स पहली प्रेफरेंस सबकी नीट ही होती है क्योंकि वही आपके लिए एंट्रेंस है एक कॉलेज में। तो अगर अच्छा कॉलेज मिल जाए, प्राइवेट गवर्नमेंट हार्डली मैटर्स, अगर आप इकोनॉमिकली इतने हो तो एक कॉलेज मिल जाए। और उसके बाद स्पेशलाइजेशन फिजियोथेरेपी में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी से ऑफकोर्स आप सारा करोगे। तो कोर्सेज़ की बात करें
कोर्सेज़ की बात करें तो पहले हमें जो साइंस वाली स्ट्रीम ली है उसके लिए बायोलॉजी तो लेनी चाहिए, उसके साथ फिज़िकल एजुकेशन भी अच्छा होना चाहिए, और अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो आपको बायोफिजियोलॉजी पे भी ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, वो कोर्स चूज़ करना चाहिए, जिससे आपकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्या क्या मतलब सिचुएशंस होती हैं जिसमें जैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं उनको, और कैसे मतलब आगे बढ़ सकते हैं। गर्ल्स से तो हमने फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में जाना, अब जानते हैं कुछ बॉयज़ की राय प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। डेफिनेटली वी वुड बी कुछ हम अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, उसके बाद में साइड ऑफ इनकम, बट माई पर्सनल प्रेफरेंस वुड बी पब्लिक और गवर्नमेंट, यू कैन से गवर्नमेंट से। आप आगे आ जाइए, आपकी क्या इसमें राय है? जैसा कि इन्होंने बोला, आप क्या उनसे सहमत हैं? हाँ, मैं इनसे सहमत हूँ कि हम मतलब ये है कि कोई भी सेक्टर चूज़ करते हैं दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों में मतलब हम अपनी साइड इनकम और अपनी इनकम दोनों का कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी मतलब आपकी क्या राय है इसमें? प्राइवेट और पब्लिक मैटर नहीं करता, मैटर करता है पैकेज, और मैटर करता है जो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करी जा रही हैं, और ये भी मैटर करता है कि हम किस टाइप का काम करें, क्या हम चैरिटेबल काम कर रहे हैं या क्या हम सिर्फ इनकम अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं। तो अलग अलग सर्कमस्टांसिस पे अलग अलग चीज़ें मैटर कर सकती हैं। इनकम की बात जहाँ तक रही, इन्होंने कहा, मैं आपसे जानना चाहूँगी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सेक्टर, अगर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली लोगों को वहाँ पे, वैसे तो दोनों जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, बट मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सेक्टर। मैक्सिमम गवर्नमेंट सेक्टर के आगे बढ़ना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं? मतलब क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर देखा जाए तो थोड़ा अफोर्डेबल लोगों के लिए कम है, मतलब अगर आप चाहते हो आपको ज़्यादा लोगों का एक्सेस मिले तो गवर्नमेंट बेटर है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट प्रेफर करती है। तो अगर आप गवर्नमेंट में होगे आपके ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे एंड एक्सपीरियंस भी गेन होगा एंड आप ज़्यादा लोगों को हेल्प भी कर पाओगे। जैसे कि ऑप्शंस की बात रही, हमने काफ़ी ऑप्शंस के बारे में अपने दर्शकों को बताया, प्रोग्राम के माध्यम से हम दर्शकों को बता रहे हैं इस फील्ड से रिलेटेड, तो आप उनको किस तरीके की गाइडेंस देना चाहेंगे? क्या मोटिवेट करना चाहेंगे, किस तरीके से? फिज़ियोथेरेपिस्ट होना एक बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज़ जैसे मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को अल्सर्स की प्रॉब्लम होती है। हम घर में 2-3 लोगों को ऐसा देख ही लेते हैं जिनको जोड़ों के दर्द, कहीं ना कहीं दर्द होता है ड्यू टू लाइफस्टाइल। आजकल तो बहुत ही यंग एज पर भी बच्चों को प्रॉब्लम होने लगी है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। तो अगर हम फिज़ियोथेरेपिस्ट ऑप्ट करते हैं तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन, बिकॉज़ यहाँ इंडिया में उस चीज़ की डिमांड अभी बहुत हाई है बट सर्विस कम है। तो सर्विस बढ़ाने के लिए हमें और ज़्यादा फिज़ियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन कि हम लोगों को हेल्प करेंगे उनकी मूवमेंट को रीगेन करने के लिए, और उनकी लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए, ताकि वो चल सके और जो भी वो काम करना चाहते हैं वो इजीली कर सके। तो इट इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन। रही बात स्कोप की, तो आगे चल के फ्यूचर में क्या स्कोप है? फ्यूचर में आई थिंक फिजियोथेरेपिस्ट का स्कोप तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी प्रॉब्लम, बॉडी मूवमेंट की प्रॉब्लम एक एज में जाके हो ही जाती है। इवन वो ओल्ड एज हो या यंग एज हो, फिजियोथेरेपिस्ट आई थिंक सबकी नीड होती है। लोग फिजियोथेरेपी कराना प्रेफर करते हैं आजकल, रादर वो मेडिसिन में जाए, वो ज़्यादा बेटर भी रहता है। तो उसका स्कोप तो आई थिंक बहुत है, वास्ट स्कोप। जैसा कि बताया कि लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है, तो फिजियोथेरेपिस्ट इसमें कैसे वर्क करती है? फिजियोथेरेपी में ये होता है लाइक अभी जैसे हम बच्चे हैं, हमें भी होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बैकबोन में दर्द, शोल्डर में दर्द, तो हम मतलब अब ये बढ़ ना सके इसलिए हम सिर्फ लाइक ये होता है कि हम 20-20 मिनट बाद उठकर मतलब स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को, मूवमेंट रखें अच्छी, मतलब वॉक पे जाए, मतलब अपने माइंड को फ्रेश रखे, वॉक पे जाए रोज़, और लाइक बहुत देर तक ना बैठे एक ही जगह पे, अपनी बॉडी को मूवमेंट करते रहे, और फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए 40 to 45 मिनट्स की डेली। जैसा कि आज हमने यहाँ के स्टूडेंट से जाना फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, ऐसे ही लगातार हम प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताते रहेंगे कि करियर में क्या ज़रूरी है, इन फ्यूचर हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं।
हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। आज की चर्चा से हमने जाना कि जो लोग हेल्थ एंड फिटनेस के प्रति जुनूनी हैं और लोगों के लिए काम करने और दूसरों की मदद करने की स्ट्रॉन्ग विलिंग रखते हैं, वे फिजियोथेरेपी पेशे के लिए अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट व्यक्तियों को चोटों से उबारने, पुरानी बीमारियों का प्रबंधन करने और उनके सामान्य स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ाने में मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम और शारीरिक चिकित्सा का उपयोग करते हैं। हमारे सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। मैं आशा करती हूँ कि यह कार्यक्रम हमारे करोड़ों दर्शकों के लिए बहुत ही दूरदर्शी साबित होगा। साथ ही समय की पाबंदी को देखते हुए यह कार्यक्रम यही समाप्त करना चाहूँगी। साथ ही मैं इसी चैनल के माध्यम से अगले कार्यक्रम में और एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होंगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा।